करूंगा कि आप मेरी बात को इस रूप में सुने। जब आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग उस दर्द और पीड़ा के साथ खड़े हैं जिस दर्द और पीड़ा को लेकर मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। आज जब एक नया अधिवक्ता हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस में प्रवेश करता है उसे हिचक क्यों लगती है? जब एक नया अधिवक्ता हाई कोर्ट में आता है, एक सीनियर की तलाश करता है तो उसकी तलाश पूरी क्यों नहीं होती है? जब एक जूनियर अधिवक्ता हाई कोर्ट में आता है और बड़े कातर नज़र से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर देखता है तो वो नजरें उनके ऊपर इनायत क्यों नहीं होती? ये हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। कौन ऐसा अधिवक्ता यहाँ मौजूद है जो अपने बेटे को वकील बनाना नहीं चाहता हो? और कौन ऐसा अधिवक्ता यहाँ मौजूद है जो अपने घर से ये ख्वाहिश लेके नहीं आया मुझे वकील बनना है? क्योंकि जब वकील बनने आया था तो उसके नज़र में कौन वकील थे? उसके नज़र में वो वकील थे जो दुनिया में इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो रहे हैं। उसे नहीं पता है कि जिन इतिहास के पन्नों में दर्ज अधिवक्ताओं के नाम पर मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश कर अपनी वकालत का आरंभ करना चाहता हूँ, वहाँ हमारी जगह कहाँ है? जब एक अधिवक्ता मेरे पास आया और बहुत सारे सीनियर अधिवक्ता बैठे हुए थे और उसने कहा कि मुझे एक सीनियर अधिवक्ता की जरूरत है जिनके साथ मैं वकालत कर सकूं। हर अधिवक्ता की नज़र उस जूनियर पर किस प्रकार से थी, किन नज़रों से उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उस नए जूनियर को देखा, मैं उसे चंद शब्दों में बयां करना चाहता हूं। उस बच्चे को देखकर जो भाव सीनियर अधिवक्ताओं में आया, मैं उस भाव को प्रकट करता हूं। आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि बात आपके दिल तक उतर रहा है तो उसका रिस्पांस जरूर दीजिएगा। उन जो बड़े अधिवक्ताओं ने देखा, उस जो जूनियर अधिवक्ता बनने आया था उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए तो दो लाइनें कहा कि टूटेंगी चंद कलियां। उस जूनियर का क्या हाल होने वाला है जो इस वकीलों के बीच में वकील बनने आया है? टूटेंगी चंद कलियां, गुलशन से कल सवेरे फूलों का शाम से ही चेहरा उतर गया है। उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं का चेहरा उतर गया कि इसका रहस्य क्या होने वाला है। और उन जूनियर अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है? अब आप इस पर गौर करिएगा कि वो जूनियर अधिवक्ता जो आपके बीच में आके वकालत सीखना चाहता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार है? मैं इस बात को भी कुछ शब्दों में आपके बीच में रखना चाहता हूं और मेरे मर्म को समझिएगा। मैं जिस दर्द से गुजर चुका हूं और जिस दर्द से आपकी आने वाली पीढ़ी गुजरने वाली है, मैं उस दर्द को बयां कर रहा हूं। जो आपकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं उनकी हकीकत बयां करना चाहता हूं कि कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी नुमाइंदगी करूं, जबकि आप चाहते हैं आपकी नुमाइंदगी वो करे जो आपको वकील बना सके। क्योंकि आप वकील बनने का सपना लेके आए हैं, आप वकील बनने के लिए आए हैं। ये कौन कहता है कि अगर कोई वकील आपका नेता हो जाएगा तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगा? हिंदुस्तान नहीं दुनिया के इतिहास में कौन सा ऐसा वकील है जिसने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया हो कि 12 के 12 न्यायाधीश भ्रष्ट? किसने लिखा? ये उसने लिखा जो एक बड़ा वकील था। अगर बड़े वकील ने लिख के दे सकता है कि 12 के 12 न्यायाधीश भ्रष्ट हैं तो आपकी नुमाइंदगी ऐसे वकील में होनी चाहिए जो लिख कर दे दे कि 12 के 12 लोग, 5 के 5 लोग, 4 के 4 लोग भ्रष्ट हैं और उनके भ्रष्ट होने की बात को कहेगा कौन? ये बात सड़क से नहीं की जाएगी, ये गट्स आप में पैदा करना हो। आप जो जिस हैसियत को लेने के लिए आए हैं, जिस दिन आपको हैसियत मिल जाएगी उस दिन आप कोर्ट में खड़े होकर कहेंगे कि आप भ्रष्ट, आप सही निर्णय नहीं कर रहे हैं। न्याय दिलाना सिर्फ आपका काम नहीं है, न्याय दिलाना मेरा भी काम है और न्याय मैं दिलाऊंगा
न्याय आप दिलाएंगे, ये निर्भर न आप पर करेगा न मेरे पर करेगा। जिसको न्याय मिलने वाला है ये वो बताएगा उसे न्याय मिला कि नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि जो निर्णय होगा, जो निर्णय सामने आपके आने वाला है, उस निर्णय का प्रभाव क्या होगा, समाज में संदेश क्या जाएगा। मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की। हमने कहा कि हमारा हाई कोर्ट ह्यूमन राइट्स का संरक्षक है। ये उच्च न्यायालय मानवाधिकारों का संरक्षण करता है। और हो क्या रहा है कि हमारे अधिवक्ता और लिटिगेंट्स दोनों के मानवाधिकारों का उल्लंघन लगातार हो रहा है। माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि मैं आपके इस पिटीशन को बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन के पास भेज दे रहा हूँ। हमने कहा बिल्डिंग कमेटी का चेयरमैन बिल्डिंग बनवाएगा कि हमारे मानवाधिकारों की सुरक्षा करेगा? हमारे मानवाधिकारों का हनन कैसे हो रहा है? हमारे पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। जब उच्च न्यायालय में याचिका जाती है तो कहते हैं शुद्ध पानी मिलना ये हमारा ह्यूमन राइट है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। वो कहते हैं हर आदमी के सर पे छत होना जरूरी है क्योंकि उसका ह्यूमन राइट्स है। क्या वकीलों के सर पे छत है? क्या वकीलों को शुद्ध पानी मिलता है? क्या एक लिटिगेंट जो दूर से आता है उसको ठहरने की कोई व्यवस्था है? ये बात कोई क्यों नहीं करता? ये बात कोई क्यों नहीं उठाता कि लिटिगेंट जो हजारों की संख्या में आते हैं उनके ऊपर छत नहीं है, वो आसमान के नीचे खड़े रहते हैं। और ये वायलेशन कहाँ हो रहा है? जो ह्यूमन राइट्स का संरक्षक है। न्याय कौन दिला रहा है? न्याय न्यायमूर्ति नहीं दिला रहे हैं, न्याय तो हम दिला रहे हैं। हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसलिए अगर मानवाधिकारों का संरक्षण होगा, मानवाधिकारों का विकास होगा, तो उसके लिए सिर्फ जब तक अधिवक्ता हाथ नहीं लगाएगा तब तक ये संभव नहीं है। ये हमारी समस्या है। हमारे बीच में 20,000 लिटिगेंट्स और वकील रहते हैं और अस्पताल एक अस्पताल है। जो जितने डॉक्टर हैं वो जजेस का ब्लड प्रेशर नापते रहते हैं। जब पता चलता है कि कहाँ गए डॉक्टर साहब, कहें जज साहब का ब्लड प्रेशर नापने गए हैं, कहें जब कहा गया जरा हमारा ब्लड चेक कर लीजिए, कहें इसमें भी ब्लड टेस्ट हो रहा है, शुगर की जांच हो रही है। वो जजेस से खाली नहीं है। वायलेशन किसका हो रहा है? हमारे राइट्स का वायलेशन कहाँ हो रहा है? उच्च न्यायालय में हो रहा है। उच्च न्यायालय क्या कहता है कि हम मानवाधिकारों के संरक्षक हैं। ये बातें हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हम क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि हमने बार की राजनीति छोड़ दी, अब हमने सड़क की राजनीति शुरू कर दी। हमारी राजनीति कहां से चलनी चाहिए? इस पूरे हाई कोर्ट में कुछ लोग पूरे बार में कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अध्यक्ष चुना जाएगा तो उनके मन से चुना जाएगा, सचिव चुना जाएगा तो उनके मन से चुना जाएगा। आपका सचिव नहीं होगा। आप ये बिल्कुल विश्वास रखिएगा कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में आम अधिवक्ताओं का न तो सचिव चुना जाता है और न तो अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि कुछ कॉन्स्पिरेटर सारा खेल रातों रात करते हैं। कहते हैं आपका चुनाव तो बहुत खूबसूरत है लेकिन रात संभालिएगा। क्या आप अपने जिंदगी के वो बहुमूल्य 365 दिन एक रात पे कुर्बान कर देना चाहेंगे? कतई नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला आपका बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि समाज में अधिवक्ताओं के प्रति अच्छी सोच बने, तो इसके लिए आपको अधिवक्ता बनना पड़ेगा। अधिवक्ता बनेंगे कैसे? आप इन अधिकारों की रक्षा कहां से कराएंगे? अगर संविधान ने लिख दिया कि आपके मानवाधिकारों की सुरक्षा उच्च न्यायालय करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, तो क्या आप मानवाधिकारों की सुरक्षा सड़क से प्राप्त करेंगे? नहीं प्राप्त करेंगे। मैंने आज जब देखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे उस पिटीशन पे कोई कार्रवाई नहीं की, जिसपे हमने कहा था कि यहाँ जितने लिफ्ट है खराब है, सारे सीनियर सिटीजन को कंधे देकर के एडवोकेट्स ऊपर ले जाते हैं। जितने जूनियर्स हैं उनके पास बैठने के चैम्बर नहीं है, वो शुद्ध पानी नहीं पी सकते। पानी कहाँ पीते हैं? गोमती पर। पानी कहाँ पीते हैं? ठेले वालों के पास। आप कहते हैं कि वकील परेशान कर रहे हैं, वकीलों को बाहर करो, वकीलों को ऐसी व्यवस्था कर दो कि कोई आने, जैसे कहते हैं कि जब गब्बर सिंह घुसता है तो माएँ कहती हैं कि गब्बर सिंह आ रहा है, सो जाओ। ये ऐसी आवाज लगाना चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर वकील बनना चाहे तो इनकी गर्जना सुन के डर जाए कि अगर हम वकील बन जाएंगे तो मेरी ये दुर्दशा होगी। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम हैं। जिम्मेदार हम इसलिए हैं कि हम
हमने एक अपने जूनियर को अच्छा वकील बनाया नहीं। जिम्मेदार इसलिए है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया नहीं। हम जिम्मेदार इसलिए हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य को सोचा नहीं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी नहीं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? नया एडवोकेट आया है बाहर से, लाइब्रेरी नहीं उसके पास। नया एडवोकेट आया है, उसके पास सीनियर नहीं है, न तो सीनियर मिलेंगे न लाइब्रेरी मिलेंगे। वो कहीं एक किनारे में कुर्सी लगा के बैठ जाएगा और पिटीशन लेके कोर्ट में चला जाएगा। जब कोर्ट कहेगी तुम क्या पढ़ा है, तुम्हें कुछ आता नहीं है, ये क्या लिखा है, तो सीनियर लोग कहेंगे माफी मांगो। कोई सीनियर नहीं कहता कि जिस जूनियर ने पिटीशन ठीक नहीं लिखी है, ये दुर्भाग्य इस हाई कोर्ट का है, उसे कोई सीनियर मिल नहीं सकता। ये दोष उस जूनियर का नहीं है, ये दोष नए आने वाले बच्चों का नहीं है। मैं भी अपने दोनों बच्चों को वकालत पढ़ा रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ वकालत के पेशे में आए। इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं अपने बच्चे को वकालत में लाना चाहता हूँ तो मैं उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा और देश के, इस शहर के, प्रदेश के हर बच्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहता हूँ कि वो आए हाई कोर्ट में तो शौक से वकालत करे और जब वकील को कोई देखे तो कहे कि मैं अपने बच्चे को भी वकील बनाऊंगा। मैं ये भावना पैदा करना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे पैदा हो? माना, ये मैं मानता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के पीछे बड़े बड़े कंधे लगे हों, बड़े बड़े मठ लगे हों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर किसी और व्यक्ति को सचिव, अध्यक्ष जब आगे बढ़ने लगता है तो ऐसे लोग रोकते हैं कि अगर नियंत्रण हमारा चला जाएगा, अगर इस बात पर हमारे संगठन का नियंत्रण नहीं रहेगा, अगर इस बात पर हमारे मठ का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो जो मुस्कुराते हुए जज हमसे महफिलों में कहते हैं जरा देखिए अध्यक्ष आपका कुछ ज़्यादा खुरापात कर रहा है, नहीं चलेगा। यहाँ तक कि हाईकोर्ट के जजेस अध्यक्ष से बात नहीं करते, सेक्रेटरी से बात नहीं करते, वो पता लगाते हैं इनके पीछे मठ कौन सा लगा था जिसने इनको अध्यक्ष और सेक्रेटरी बनवाया है, वो सीधे मठ से बात करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बार का अध्यक्ष, बार का सचिव बार से होना चाहिए, न कहीं मठ से होना चाहिए, न कहीं ठेकेदारी से होना चाहिए, न किसी थाने से होना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि बात कहीं कहीं मुझे सुनने को मिलता है कि ये इनका काम ये है कि ये वकील हैं, वकालत करें, उल्टा गाउन ले लें, जज बन जाएं, इनको नेतागिरी क्या जरूरत है? क्या आप चाहते हैं प्रोफेशनल नेता को लाना चाहते हैं? नहीं। जिस शौक से आप हाई कोर्ट में आए हैं, अगर आपकी उस शौक को पूरा करने वाला कोई आगे आ रहा है तो उसको आप मत सचिव चुनें। अरे आप, बाकी काम तो चलता रहेगा। मैं कहता हूं अगर आप अध्यक्ष सेक्रेटरी हो और आपके पीछे 50,000 की फौज है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको थाने पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीओ से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको एसएसपी से बात नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपका रैंक गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का जितना होता है उतना हाई कोर्ट के अध्यक्ष और सेक्रेटरी का और अगर बाहर का अध्यक्ष सेक्रेटरी थाने पर जाके बात करे, अगर आपका अध्यक्ष सेक्रेटरी सीओ के घर जाके बात करे, ये पूरे बार का अपमान है। और मैं कहता हूं जिस दिन से अपमान की प्रक्रिया शुरू हुई है उस दिन से हमारे वकीलों ने शहादत देनी शुरू कर दी, क्योंकि अब वकीलों को कोई सुनता नहीं। समाज का एक सामान्य व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, वो आपकी दुर्दशा को देख रहा है, इसलिए जो आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज में बढ़िया काम कर रहे हैं, आप गरीबों को न्याय दिला रहे हैं, आप 2000 रुपये में स्टे दिला रहे हैं, जिसके लिए लोग 1.5 लाख रुपए न्याय तो आप कर रहे हैं, लेकिन समाज में क्या संदेश जा रहा है? वकील तो गुंडा हो गया है, वकील तो सड़क पे आ गया है, वकील तो टायर चला रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की पहिया पंचर हो गई, बच्चा रो रहा है, यहाँ तालियां बज रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपनी बात को, एक पढ़े लिखे आदमी के जो बात करने का तरीका होता है, जो लहजा होता है, वो होना चाहिए। हम तो चाहते हैं आप वकालत भी करें और आपके अंदर गट्स हो तो आप जज भी बने, आप मुंसफ बने, आप एडीजे बने, और इसके लिए हमने काम किया। आपने मुझे एक बार उपाध्यक्ष चुना, मैंने काम करने की कोशिश की। प्राणेश दत्त त्रिपाठी जी सेक्रेटरी थे, राजवंशी जी अध्यक्ष थे, उन लोगों ने मुझे भरपूर मौका दिया और फिर दूसरी कार्यकारिणी आई। मैंने सोचा अगर मेरे अंदर काम करने का गट्स है, हौसला है, और मैंने अपने पूरे कार्यकाल में कोई गलत काम नहीं किया है, तो इसकी परीक्षा मैं स्वतः दूंगा और मैं उस परीक्षा देने के लिए
फिर आपके बीच में उपाध्यक्ष पद पर आया और आपने मुझे उस परीक्षा में पास किया और पास होने के बाद मैं अपनी पूरी मर्जी से, मैं जैसा चाहता था अपने मन से काम करने की पूरी मुझे हौसला मिला। और आज आपके बीच में ऐसी लाइब्रेरी, कोई डेलीगेशन आता है तो कहते हैं चलिए आपको एक लाइब्रेरी दिखाते, आपको कंप्यूटर दिखाते, अपने यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखाते। आप बनाइए, जो कारखानी मौजूद है उस कारखानी को अपने किए हुए कामों को दिखाने पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग काम कर गए हैं उनके बारे में मत सोचिए। अगर आप उन्हीं लकीरों पर चलते रहे, अगर आप उतने काम पर एंड कर देंगे, आज आपका जो कंप्यूटर है उसमें कोई काम नहीं है, वो डिब्बा हो गया है, उसके अंदर कोई कुछ काम है ही नहीं है, उसका अपडेशन नहीं है। हम कहते थे हमारे बार में 3 लाख रुपए महीने की आमदनी है, इस आमदनी को वेबसाइट पे डाल दिए, वकील पढ़े कि हमारे बार की आमदनी 3 लाख रुपए महीने है। आज क्या है, वेबसाइट बंद है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमने कहा सीसी कैमरा लगा दीजिए। एक अधिवक्ता के साथ अगर कोई बाबू गलत बर्ताव करे तो हमें बर्दाश्त नहीं है। आप देखिए कैंटीन में गंदी गिलासें होती हैं, वो धुलती नहीं है, वहाँ सीसीटीवी लगाइए। जब देखा गिलास धो नहीं रहा है और बार बार उसी गिलास में पानी पिला रहा है, उसको बुलाया। हमने कहा तुम कर क्या रहे हो, तुमने किसी गिलास को धोया नहीं, तुम गंदा पानी पिला रहे हो। उसने कहा नहीं साहब, हम बिल्कुल गिलास को निरमा से धो रहे हैं। हमने उसको सीसीटीवी दिखाई, उसकी आँख खुल गई और उसके बाद गिलासें सही सही धुल रही। लाइब्रेरी में किताब पढ़ते हैं, होते हैं कुछ लोगों की आदत होती है पढ़ने फाड़ देते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है जरूरत की चीज़ें निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। देखा गया, अगर किसी अधिवक्ता के मन में ऐसी बात आई, उसे बताया गया, समझाया गया, ये आपकी पूंजी है, ये लाइब्रेरी आपकी पूंजी है, इसको बचा के रखिए। ये जो जजमेंट आप कोर्ट में दिखाते हैं, यही आपके बच्चे भी दिखा के आदेश प्राप्त करेंगे। ये हमने सीसीटीवी की हम लोगों ने व्यवस्था की। इतनी सारी व्यवस्थाएं करने के बाद जब हम लोग चले गए तो आज की तारीख में न तो कोई सीसीटीवी है। क्यों नहीं है? क्योंकि कमरे में बैठ के तो लफाजी होनी है, सीसीटीवी नहीं है। क्यों सीसीटीवी नहीं है? क्योंकि जितने लोग आए हैं यहाँ, जितने लोग वहाँ उनके ऑफिस में काम हो रहा है, वहाँ काम करने का तरीका दूसरा है। हमारी कारखानी ने निर्णय लिया था कि बैंक से हम फोटोस्टेट मशीन उधार लेंगे और जो फोटोस्टेट मशीन लेंगे उसकी कमाई से उसका किस्त जमा करेंगे। और जब 1 साल में उसका किस्त पूरा हो गया, साल क्या 8 महीने में उसका किस्त पूरा हो गया, तो उस फोटोस्टेट मशीन से जो पैसे आमदनी आने लगी वो बार की आमदनी हो गई। एक एम्प्लॉई में, मैं कहता हूँ एक भी बार का एम्प्लॉई अगर मैं आया तो मेरे आने के बाद कोई बाहर से नहीं रखा जाएगा। अगर कोई ऐसी महिला जो किसी अधिवक्ता की पत्नी है, अगर वो विधवा होती है या उसे जरूरत है, तो अब केवल वही लोग नौकरी पर बार के रखे जाएंगे, किसी बार के बाहरी आदमी को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। ये हमारी सोच है। आप कहते हो कि आप वकील को चुनिए, तो वकील को चुनिए, तो इसका मतलब ये नहीं जब आप वकील चुन रहे हैं कोई, तो वकील बाकी चीजों को नहीं जानता। वकील ही अपने अधिकार को ज्यादा जानता है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, जिसने संविधान को पूरी तरह से पढ़ा होगा, वो जितना अपने अधिकारों को जानता होगा, उतना थाने और अदालत बाहर बैठे हुए लोगों को अपने अधिकारों का कोई संज्ञान नहीं है। मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मेरा एक दर्द है, मेरी पीड़ा है। क्या ऐसा हो गया है कोई अधिवक्ता अपने बच्चे को वकील नहीं बनाना चाहता? हम इसको दूर करना चाहते हैं। हम लोगों से भ्रम निकालना चाहते हैं कि आप भी अच्छी वकालत करें, आपका बच्चा भी वकालत करेगा, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। जरूरत क्या है? नया बच्चा है, उसको सेमिनार दीजिए, उसको सिखाइए। उसको सीनियर नहीं मिल रहा है, अगर सीनियर नहीं मिल रहा है तो सीनियरों से पैनल बनाइए, उनको 1 महीने का कोर्स कराइए, उनको पिटीशन लिखना सिखाइए। और अगर कभी जज कहे कि इस वकील को लिखना नहीं आता, तो आपको कहना होगा लिखना इसलिए नहीं आता कि इसके लायक आपने बार को छोड़ा ही नहीं। इस बार की पूरी बर्बादी के वही कारण है। क्योंकि आदेश किसको देंगे? आदेश तो उसको देंगे जिसको देना चाहते हैं। उन बच्चों का कोई नहीं है। और मैं कहता हूँ, अगर मुझे आपने चुना तो मैं अब जो हमारे बीच मौजूद स्थिति है उसके लिए तो काम करूँगा ही। मैं आने वाली पीढ़ी को के लिए 1 साल में इतना काम करके जाऊँगा कि आप कहेंगे कि आप फिर लड़िए, और मैं कहूँगा कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, किसी और को लाइए। आज की हालत क्या, हमारे उस चमन की हालत क्या है जिसमें हम लोग रहते हैं? बार और बेंच एक चमन है।
जिनको तरीका नहीं है, जिनको सलीका नहीं मालूम कि कोर्ट के अंदर खड़ा कैसे हुआ जाता है, वो आपकी नुमाइंदगी करना चाहता है। उस पर मैं 2 लाइनें कहूँगा कि मेरा दर्द है, ये मेरी पीड़ा है, और मैं जानता हूँ कि केवल मेरी पीड़ा नहीं है, ये आपकी भी पीड़ा है, और आप इस पीड़ा से बखूबी वाकिफ हैं। मैं 2 लाइनें कह रहा हूँ आपको। ये अगर उस पीड़ा को आपके बयां करता है तो आप जरूर उसका रिस्पॉन्स कीजिएगा। जो नए नए लोग आ रहे हैं, इजाजत दी उन्हें किसने गुलों की बात करने की। ये नए नए लड़के आ रहे हैं, इनकी बात करने का कोई नुमाइंदगी लेना चाहता है। इजाजत दी उन्हें किसने गुलों से बात करने की, सलीका तक नहीं जिनको चमन में पांव रखने की। जो उस अदालत के परिसर में मजबूती से खड़े नहीं हो सकते, वो आपकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं। फिर अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक बात कहूंगा कि बात चलेगी कहां से। ये बात बाहर से चलेगी कि बार के बाहर से चलेगी। आज हमें क्या जरूरत थी? लोग ने कहा आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया, क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की, आपको क्या फायदा है? मैंने कहा कि लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कई अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। मैं पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिला कि इसी पैसे को इन्वेस्ट करके मैं सचिव बना, तो मैं सचिव बनने के बाद मैं मान लूंगा कि अगर उन बच्चों के लिए कोई काम कर सका तो ये पैसा मैं उन बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मैं ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो कराहियत होती है, जो पीड़ा होती है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती। मैं कितनी बातों को याद करूं और कितनी बातों को शेयर करूं, बस इतने में ही आप समझ लीजिए एक दर्द है मेरे अंदर कुछ काम करने का। अगर आप मुझे हौसला देंगे तो आप यकीन मानिए कि जिस दिन काउंटिंग से पता चलने लगेगा कि हमारे पक्ष में आपने मतदान किया है, उसी समय बार की हवा बदल जाएगी। ये विश्वास दिलाता हूं और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं और मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। लोगों ने कहा बारिश हो जाएगी, आप इतना बड़ा काम उठा लिए। मैंने कहा बारिश हो ही नहीं सकती जिसके साथ योगेश्वर कृष्ण है, जिसके साथ न्याय है, जिसके साथ बार है, जिसके साथ आप हैं, उसका तो भला ही होना है। इसलिए भगवान कृष्ण भी आपकी मदद कर रहे हैं और हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। हम विनय चंद मिश्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और अब हमारे बाद मैं श्रेय जी से अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जब तक ये कार्यक्रम चलेगा मैं यही मंच पर बैठा रहूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं जब तक हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी विनय चंद मिश्र का उद्बोधन समाप्त नहीं होता। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि जिस धैर्य से मुझको सुना, इसी धैर्य से उन्हें सुनिएगा, नहीं हमारी आत्मा को और उनके दोनों को कष्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।